सो हेलो एवरीवन, सेंपाई एक्सप्लेनर इज हियर। तो आज मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मानवा का नेम है लॉज ऑफ गुड चाइल्ड, जिसके बारे में तुमने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, या तो इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, क्योंकि इस मानवा के बारे में इस टाइम काफी लोग बात कर रहे हैं। तो चलो बातें तो काफी हो गई, अब मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी बच्ची देखने को मिलती है जो कि भाई साहब कतई गदर तरीके से रो रही होती है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो आज इस ऑर्फनेज से बाहर जाने वाला है। जिसके बाद हमें एक अंकल देखने को मिलते हैं जो कि उस बच्चे से कह रहे होते हैं कि बेटा आज से मैं तेरा बाप हूँ तो चल मेरे साथ। जिसके बाद वो बच्चा अपने पप्पा के साथ यहाँ से निकल जाता है और उस ऑर्फनेज की जो नन और सारे के सारे बच्चे होते हैं वो उसको गुड बाय कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं भाई साहब नन का चेहरा एकदम 1950 तरीके से बदल जाता है। और यही नहीं, जो बच्चे अभी रो रहे थे भाई साहब किसी के हाथ में उस तरह तो किसी के हाथ में तारदार धार, और भाई साहब पता नहीं एकदम गुंडों वाली एंट्री ले लेते हैं सारे के सारे बच्चे। उसके बाद नन उस बच्ची को बुलाती है जो कि भी रो रही होती है और उसी से कह रही होती है कि इली जब भी तुम रोने का नाटक करो तो भाई साहब इतनी नाक मत बहाया करो, क्योंकि माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब उनके बच्चे इस तरीके से रो रहे होते हैं। उसके बाद वो बच्ची अपनी नाक बाहर निकाल कर कह रही होती है कि ठीक है मैम अगली बार मैं याद रखूंगी। उसके बाद हमको एक आदमी देखने को मिलता है जो कि इन सभी लोगों को खिड़की से देख रहा होता है, जो कि शायद फादर होगा, जो कि कहता है कि इस काइंड की जो एजुकेशन हमने इनको दी है ये इनके लिए एक वरदान साबित है, क्योंकि हमने इनको तभी से हथियार चलाना सिखा दिया था जब से इन्होंने चलना भी नहीं सीखा था, और हमने इन्हें बचपन से ही एकदम कड़ी ट्रेनिंग और एकदम डिसिप्लिन में रखा है ताकि ये बचपन से ही एकदम अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाएं। और तभी ऑथर हमसे एक सवाल पूछता है कि आखिर ये बच्चे किस काम में आएंगे, जिसका जवाब ये फादर देता है कि ये सारे के सारे बच्चे एक कंप्यूटर की तरह हैं, इनको कैसे और कब कहाँ इस्तेमाल करना है वो इनके बायर यानी कि इनके माता पिता पर निर्भर करता है। जिसके बाद हमें वही अंकल देखने को मिलता है जो कि उस बच्चे को किसी की फोटो दिखाकर कह रहे होते हैं कि बेटा सुन तेरे को इसी को टपकाना है तो गौर से इसकी फोटो देख ले और अपने दिमाग में चेप ले। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में एक वॉइस सुनने को मिलती है जो कि ये कह रही होती है कि जब भी इन बच्चों को कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपनी सेफ्टी मेजर्स कैसे लेते हैं। तो उसके लिए बनाए गए हैं कुछ रूल जो कि इन बच्चों को एकदम छोटी उम्र से सिखा दिए गए हैं, जिसको ये कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, और इन रूल्स को कहा जाता है 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स। इसके बाद हमें वही फादर देखने को मिलता है, और हाँ अभी तुमने जो बैकग्राउंड में वॉइस सुनी वो यही फादर की थी। फिर फादर हमें बताता है कि जितने भी ये 3 प्रिंसिपल हैं इन्हें इसी तरीके से बनाया गया है ताकि जो हमारे बायर्स है, जो हमारे बच्चों को हमसे खरीदते हैं, वो उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। इसके बाद हमें वापस से वही बच्चा देखने को मिलता है जो कि अपने फादर से कह रहा होता है कि फादर हमारे पीछे एक कार हमें फॉलो कर रही है। इसके बाद उसका बाप उससे कह रहा होता है कि तू अपना मुंह बंद रख और उस पिक्चर को अपने दिमाग में फिट कर ले। जिसके बाद वो बच्चा उससे कह रहा होता है ठीक है पिताजी मैं आपका ऑर्डर जरूर मानूंगा। जिसके बाद हमें पहले प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है कि अपने पेरेंट्स की बातों को अच्छी तरीके से मानो, मगर अचानक से इनकी कार को कोई दूसरी कार एकदम बुरी तरीके से टक्कर मारती है, जिस वजह से इनकी कार 4-5 गुलाटे खा के भाई साहब बहुत बुरी तरीके से गिरती है। जिसके बाद हमें देखते हैं वो अंकल जी जो कि भाई साहब टपक लिए होते हैं और उन्हीं के सामने होता है वो बच्चा। उसके बाद हमें दूसरे प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और जिन 2 आदमियों ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारा था वो 2 आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखने लगते हैं कि कोई बचा तो नहीं है। जिसके बाद हमें वही बच्चा देखने को मिलता है जो कि काफी बुरी तरीके से रो रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पिताजी सांस नहीं ले रहे हैं। पर उन दोनों बंदों में से एक बंदा कहता है कि हमें तो भाई किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पर एक बच्चा भी है, और फिर वही बंदा उस बच्चे को उठाने के लिए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि वो केवल एक बच्चा है, उसे जल्दी से उठाओ हम उसे कहीं और छोड़ देंगे। जिसके बाद हमें लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है जो कि ये होता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स की सेफ्टी पे कोई भी डेंजर आता है तो पिछले जितने भी ये 2 प्रिंसिपल है इन्हें भूल जाओ और जो करना है वो करो। जिसके बाद वो बच्चा पहले पर्सन के गले में चाकू घुसेड़ता है ताकि वो कुछ कह ना सके और वो मर जाता है, और उसी के हाथ से उसकी बंदूक छुड़ाता है और आसानी से उस दूसरे पर्सन के हेड में एकदम हेडशॉट मारता है। जिसके बाद फादर यही कह रहा होता है कि इसी तरीके से ये सब बच्चे बनते हैं एकदम परफेक्ट चाइल्ड। जिसके बाद फादर हंसते हुए बोलता है तो आपका इन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है, क्या आप इनको खरीदना चाहेंगे। जिसके बाद क्लाइंट उससे एक बच्चे की डिमांड करता है। जिसके बाद फादर उससे कहते हैं कि ये बच्चा मुझे माफ कीजिएगा ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बच्चे की एबिलिटी जितने भी सारे बच्चे उनसे भी काफी बढ़िया थी और उनसे भी काफी अव्वल दर्जे का बच्चा था ये, और मैं पर्सनली इस बच्चे को काफी पसंद करता था, मगर हमने इसको खो दिया। हमने उसे ढूंढने की भी काफी ट्राई की मगर हम फेल रहे, क्योंकि बिना माँ बाप के बच्चे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसको नहीं ढूंढ सकते। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि अब वो नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी जिंदगी जी रहा होगा, या फिर क्या पता वो मारा भी गया हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको एक चश्मे वाला लड़का देखने को मिलता है जो कि दूसरे लड़के से मुक्का खा रहा होता है, और जिस लड़के ने उसे मारा होता है वो उससे कह रहा होता है अरे वाह लास्ट हिस्स तो काफी अच्छी तरीके से लगा है ना हाँ न्यू। जिसके बाद हमें इस ग्लास वाले लड़के
का नाम पता पड़ता है जो कि होता है हान्यू। उसके बाद वो बुली करने वाला लड़का हान्यू से कह रहा होता है तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। जिसके बाद हान्यू काफी डरते हुए कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये पंच तो 15, ये वाला पंच जो मुझे तुमने मारा है ये तो काफी वर्थ है, इसको मैं 15 पॉइंट दूंगा। जिसके बाद जो पीछे दो लड़के खड़े होते हैं उनमें से एक लड़का कहता है डैम 15 पॉइंट, ये काफी अच्छे पॉइंट है। और दूसरा वाला बंदा कहता है यस जोसेफ, पंच जो तुमने अभी मारा ये काफी बढ़ते थे 15 पॉइंट के लिए। जिसके बाद हान्यू अपने मन में कहता है कि साले ये सारे कमीने। जिसके बाद जोसेफ कह ही रहा होता है चलो ठीक है अब बात करते हैं अपने किक के बारे में, मगर कोई उसे बीच में डिस्टर्ब करके कहता है कि नहीं नहीं रुको रुको, मैं मारूंगा। जिसके बाद हमें एक सुनहरी बालों वाला लड़का देखने को मिलता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे भी तो ट्राई करने दो एक बार। जिसके बाद वो सुनहरे बालों वाला लड़का हान्यू से कहने लगता है हे हान्यू मुझे भी बताओ कि मैं कितने पॉइंट के वर्थित हूँ। मगर इन दोनों के बीच में वहाँ पर जोसेफ आ जाता है और जोसेफ को देखने के बाद हान्यू उस सुनहरे बालों वाले लड़के से एक ही बात कहता है कि तुम यहाँ से भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें 0 पॉइंट देता हूँ। जैसे सुनने के बाद वो सुनहरे बालों वाला लड़का एक ही बात कहता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसे काफी तेजी से पंच मारा था। मगर वहाँ पर जोसेफ बीच में बोलता है और उस सुनहरे वाले लड़के से कहता है कि पार्क शियोन तूने अभी सुना नहीं, हान्यू ने तेरे को कहा है कि यहाँ से दफा हो जा और उसने तेरे को यहाँ पर 0 पॉइंट दिए हैं। जिससे हमें पता पड़ता है कि इस सुनहरे बाल वाले लड़के का नाम है पार्क शियोन। उसके बाद हमें हान्यू की मन की बात देखने को मिलती है जो कि कह रहा होता है कि ये साला पार्क शियोन फिर से, मैं इसे काफी आसानी से मार सकता हूँ। मगर वहाँ पर जोसेफ फिर से बोलता है कि शियोन तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो शियोन को एक काफी जोर का तमाचा मारता है। उसके बाद जोसेफ शियोन से कहता है कि अपने आप को जहाँ कूल मत समझो, मैंने उसे पहले ही मार के रखा है तो समझे। जिसके बाद शियोन जोसेफ से कहता है कि कौन जोसेफ सीरियसली तुम्हारा ये मुक्का काफी बढ़िया था, मैं इसको 1,50,000 पॉइंट दूंगा, और वैसे भी तुम विदेश में पढ़ाई करके आए हो और तुम्हारी फिजिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट है हम लोगों से। जिसके बाद जोसेफ शियोन से कहता है कि साले मुझे बुद्धू मत बना और जाके कुछ क्रिएटिन वगैरह ले ताकि तेरी भी बॉडी बने, ठीक है। इसके बाद शियोन जोसेफ से कहता है कि मुझे आइडिया देने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारे बताए गए मेथड को जरूर ट्राई करूंगा। और जोसेफ के चले जाने के बाद शियोन उसके पीठ पे से कहता है कि साले जोसेफ मैं तो तेरे बाद में जरूर देखूंगा। जिसके बाद शियोन हान्यू को बुलाता है और उसे बुलाने के बाद उसकी गुद्दी पकड़ उससे कहता है साले हान्यू तूने मेरे को एक भी पॉइंट नहीं दिया, क्या मैं एक भी पॉइंट के वर्थित नहीं हूँ साले, क्या तेरे को मानना है? नहीं तू मेरे साथ चल, आज मैं तेरे को सच में मार दूंगा, समझा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद ये दोनों हमें बाहर किसी ठेले पर देखने को मिलते हैं जो कि कुछ खा रहे होते हैं। जिस पर शियोन हान्यू से कहता है कि हमें सुन, तेरे को पता है ना कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्योंकि जोसेफ ने मुझसे साढ़े के साढ़े ले लिए हैं। जिस पर शियोन कहता है हाँ मुझे पता है साला बास्टर्ड। मगर शियोन हान्यू से एक क्वेश्चन पूछता है, साला मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि इस शॉप का नाम तेरे नाम से कैसे मैच कर रहा है, जरा बताया कि नहीं। जिस पर हान्यू काफी घबराते हुए कहता है कि ये मेरी मॉम की शॉप है। जिसके बाद हमें हान्यू की मॉम देखने को मिलती है जो कि शियोन से कह रही होती है तो तुम हान्यू के फ्रेंड हो, ये लो ये सारा का सारा खा लो, मैंने अभी अभी इन सबको पकाया है। तो जिस पर शियोन कहता है कि अब मुझे पता चला तुम्हारी मॉम यहाँ की ओनर है तो इसलिए इस शॉप का नाम तुम्हारे नाम पर है। जिस पर हान्यू अपने मन में कहता है कि साला मैंने कितनी कोशिश की थी अपनी शॉप को इन सबसे छुपाने की, मगर इस कमीनी की वजह से अब सबको पता पड़ जाएगा कि मेरी एक शॉप भी है मेरी मॉम की। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसके हाथों पकड़ा गया। जिसके बाद शियोन कहता है कि अब मैं अनजानों की तरह एक्ट नहीं करूंगा। और फिर शियोन अपने मन में सोचने लगता है कि आगे साला ये करना क्या चाहता है मेरी मॉम के साथ, अगर इसने कुछ भी मेरे मॉम के साथ किया तो ये अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है अब। और हान्यू अचानक से अपनी पेन बाहर निकाल लेता है शियोन को मारने के लिए, मगर शियोन एकदम से झुक कर कहता है कि सॉरी आंटी, मैंने आपको पहले नहीं बताया कि मैं हान्यू का फ्रेंड हूँ, मेरा नाम है पार्क शियोन। इस पर हान्यू की मॉम शियोन को बताती है कि साला इस कमीने ने मुझे कभी नहीं बताया कि इसके दोस्त भी हैं। जिस पर शियोन हान्यू से कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी मॉम इतनी मेहनत करती है तो तुम्हें उनसे कुछ भी बातें छुपाना नहीं चाहिए। फिर हान्यू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अब हमको जाना चाहिए, हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिस पर हान्यू की मॉम कहती है अच्छा ठीक है, वेल शियोन तुम्हारे जितने भी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उन सबको ये खाने को दे देना, मैंने सारा खाना पैक कर दिया है तो उन्हें भी देना। जिस पर हान्यू कहने लगता है कि नहीं मॉम हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और शियोन उनसे कहता है कि क्या ये सब फ्री है। जिस पर हान्यू की मॉम कहती है कि हाँ ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है क्योंकि मैं अब इसको बेचने वाली नहीं हूँ। जिस पर शियोन उनसे कहता है कि आप श्योर हैं, आप ये मेरे को सारा का सारा देना चाहती है। जिस पर हान्यू की मॉम कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम सारा का सारा ले सकते हो। इसके बाद बैकग्राउंड में हमें हान्यू की वॉइस सुनने को मिलती है कि नहीं मॉम ऐसा मत कीजिए प्लीज। और फिर हान्यू की मॉम कहती है कि हान्यू जितने भी फ्रेंड है वो मेरे बच्चों की तरह है। जिस पर शियोन कहता है कि यस आंटी, मैं ये सारा का सारा खाना काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करूंगा। मगर हान्यू वहाँ पर शियोन से कहता है कि शियोन प्लीज जोसेफ को इसके बारे में कुछ मत बताना और उन लोगों को भी बिल्कुल नहीं प्लीज। जिसके बाद शियोन वहाँ से चला जाता है और आंटी उससे गुड बाय कह रही होती है और साथ में ये भी कह रही होती है कि अगली बार अपने सारे दोस्तों को साथ में लेकर आना। जिसके बाद हान्यू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम सीरियसली आपने ये क्या किया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको ऐसा एक्ट करना है जैसे आप मेरे को नहीं जानती, मैंने आपको पहले ही बता के रखा ये सब। जिस पर उसकी मॉम उससे कहती
इसलिए कि मुझे लगा कि वो तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त है और मैं काफी खुश हूँ तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ देखकर पहली बार। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना है। जिस पर हानि उनसे कहता है कि आप क्यों माफी मांग रही है, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कहिए, और अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। जिसके बाद हमें वही राजमा चावल का पॉट देखने को मिलता है, जो कि जोसेफ एकदम बुरी तरीके से बेइज्जत करके सबसे ये कह रहा होता है कि ये काफी घटिया खाना है, इसे यहाँ पर कौन लाया। अब हाँ, मुझे पता है कि ये राजमा चावल नहीं है, मगर क्या करूँ यार, इस डिश का नाम मुझे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आ रहा है, तो प्लीज जरा एडजस्ट कर लो, मैं इसे राजमा चावल ही कहूंगा। जिसके बाद जोसेफ हान्नू से बोलता है कि हान्नू, ये तुम्हारी मॉम बेचती है ना, मैंने सही कहा ना, मैंने उनसे ये खरीदा था, मगर मुझे पता नहीं था कि ये इतना बेकार और सड़ा गला खाना बेचती है तुम्हारी मॉम। और वैसे भी अब मैं ऐसे नहीं खा सकता आदमी, तो प्लीज अपनी मॉम से कह देना कि मेरे को मेरे पैसे पूरी तरीके से वापस कर दे, समझे। या फिर मैं तुम्हारी मॉम के पास जाकर उनसे कहूँ कि आपका खाना एकदम बेकार है, तो आगे से अपनी दुकान बंद कर दो। जिसके बाद हान्नी अपने मन में कहता है कि पार्क श्योर, मैंने तुमसे कहा था, तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज जोसेफ को मेरी मॉम की शॉप के बारे में बिल्कुल भी मत बताना, मगर फिर भी तुमने उसे बता दिया। इसके बाद जोसेफ वो सारा का सारा खाना लेता है और हान्यू के सर पे पूरी तरीके से इधर उधर फैला देता है, जिससे हान्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना पेन बाहर निकाल कर जोसेफ पर पूरी तरीके से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हान्यू को अपनी मॉम की याद आती है और वो वहीं पर रुक जाता है। मगर जोसेफ काफी बुरी तरीके से गुस्सा होकर हान्यू से कहता है कि हान्यू, तूने अभी क्या करने की कोशिश की, तू मुझे मारना चाहता है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन देखने को मिलता है, शिवन अपनी क्लास में वापस आ गया होता है और वो हान्यू को बुला रहा होता है कि हान्यू तू कहाँ पर है, मगर वो देखता है कि क्लास पूरी तरीके से साइलेंट है और वहां पर तो पुलिस ऑफिसर आ गए होते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है हान्यू का टूटा हुआ चश्मा और वहां पर काफी सारा खून वगैरह हुआ था। जिसके बाद हमें फिर से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोसेफ हान्यू को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, एकदम ब्रूटली तरीके से। उसने हान्यू की एक उंगली भी तोड़ दी थी, उसका मुंह भी तोड़ दिया था और वो जोसेफ से बार बार माफी भी मांग रहा था, मगर जोसेफ बिल्कुल भी नहीं रोका और उसे वो लगातार मारता गया। जिसके बाद हान्यू बगल वाली खिड़की से जंप कर गया और वो वहां से सीधा नीचे गिर गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको देखने को मिलता है जोसेफ, जो कि अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि इतने घबरा क्यों रहे हो यार, अगर पुलिस तुमसे पूछती है कि क्या हुआ था तो तुम्हें यही कहना है कि हम और हान्यू खेल रहे थे और खेलते खेलते वो नीचे गिर गया, तो तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या कहना है। जिस पर एक लड़का सवाल उठाते हुए कहता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, तो हम ऐसा क्यों बोले। जिस पर जोसेफ कहता है कि अबे यार इतना नाटक भी मत करो यार, वैसे भी मैंने अपने पापा से पूछा था कि ये कोरिया में स्टूडेंट के लिए लॉ है वो कैसे है, वैसे तो मेरे हिसाब से बढ़िया ही है, जिस वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं तुमसे हेल्प के लिए पूछ रहा हूँ। और वैसे भी मैं तुमसे जो हेल्प लेने वाला हूँ वो मैं फ्री में नहीं लेने वाला, मैं तुम सभी को 10 मिलियन वॉन दूंगा, वो भी पर पर्सन को, तो हमारी डील मंजूर है। और हाँ, मुझे एक और बात जाननी है, आखिर कहाँ रहती है हान्यू की मॉम और कहाँ हान्यू रहता था। इसके बाद हमें हान्यू की मॉम देखने को मिलती है, जो कि रो रही होती है और उनके अपार्टमेंट के नीचे जोसेफ आ गया होता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ, और वो अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि जोसेफ किस फ्लोर पर रहता था। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि 5th फ्लोर पर। इसलिए वो लोग ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर लिफ्ट तो नीचे ही नहीं आ रही होती है, इसलिए जोसेफ सबसे कहता है कि लिफ्ट को छोड़े और सीढ़ियों से ऊपर चलो। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं उन्हें देखने को मिलता है कि जो लिफ्ट है उसके बीच किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया था, जिस वजह से लिफ्ट नीचे नहीं आ रही होती थी। जिसे देखने के बाद जोसेफ कह रहा होता है कि साला आकर ये किस कमीने ने किया था, मगर वहां पर हमें एक अनजान पर्सन देखने को मिलता है, जो कि जोसेफ से कह रहा होता है, अरे सुनो तुम तो काफी लेट हो यार, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हमें पता लगता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा शियोन है। इसे देखने के बाद जोसेफ उससे कह रहा होता है कि पार्क शियोन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर शियोन उससे कहता है कि मैं तुझसे 2 सवाल पूछता हूँ, जल्दी से उसका आंसर दे, आखिर तुझे कब और कैसे हान्यू की स्नैक शॉप के बारे में पता लगा। इस पर जोसेफ उससे कहता है कि जब तुम बच्चों को खाना बांट रहे थे तो मेरे दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि साला तू कब से खाना बांटने लगा, और उसी का आंसर जानते जानते मैंने यहाँ वहाँ तलाश की और किस्मत से मुझे हान्यू उसकी शॉप पर उसकी मॉम के साथ आर्गुमेंट करते हुए मिल गया। जिस पर शियोन कहता है तो अच्छा ये सब मेरी वजह से हुआ है, चलो ठीक है, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का आंसर दो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जोसेफ कहता है अरे यार इसमें भी कोई पूछने की बात है, मैं यहाँ हान्यू की मॉम को हमेशा के लिए सुलाने आया हूँ ताकि मेरा ये अभी केस है ना वो हमेशा के लिए दब जाए, और वैसे भी अच्छा हुआ कि तुम भी मुझे यहाँ मिल गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, जब भी मैं हान्यू को मारता था या बुली करता था तो तुम बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करते थे और उसे बुली करने का नाटक करते थे ताकि वो मुझसे बचा रहे। क्या तुम सच में मुझे एक इडियट समझते हो। इस पर शियोन उससे कहता है चलो ठीक है इतना काफी है, और जोसेफ उस पर हमला कर
देता है। इसके बाद शिवन वो फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेता है और जोसेफ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे पता था ये तुम हो, मगर फिर भी मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता था, और अब जब कंफर्म हो चुका है तो चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद शिवन फायर एक्सटिंग्विशर से हर जगह फॉग ही फॉग कर देता है, जिससे ये सब लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, और फिर अचानक से शिवन उनमें से एक बंदे पर डायरेक्ट अपने एक्सटिंग्विशर से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बंदा वहीं निपट जाता है। और शिवन फिर एक एक करके सब लोगों को भाई साहब बहुत ही कुत्तों की तरह पीटता है, और फिर जोसेफ शिवन पर अटैक कर देता है, मगर शिवन अपने एक्सटिंग्विशर से बच जाता है। और फिर शिवन उसी फायर एक्सटिंग्विशर को जोसेफ के पैर पर एकदम बुरी तरीके से मारता है, जिस पर जोसेफ काफी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरी पैर की हड्डी टूट गई, साले तूने मेरे साथ ये क्या किया, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं आगे जाके तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा साले। जिस पर शिवन जोसेफ से कहता है कि अब जिस तरीके से मैंने तेरी पैर की हड्डी तोड़ी है ना, उस वजह से तू अभी चलने की हालात में तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर जोसेफ काफी घबराते हुए कहने लगता है आखिर आखिर तुम हो कौन, तुम हो कौन, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, आखिर तुम हो कौन। जिस पर शिवन उससे कहता है कि 3 प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें से पहला है कि अपने पेरेंट्स की बातों को ध्यान से मानो। और फिर शिवन जोसेफ को फिर से मारने लगता है, वो भी काफी बुरी तरीके से, और मारते मारते ये कहता है कि सेकंड प्रिंसिपल, बिना पेरेंट की परमिशन के बच्चे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर जोसेफ की फ्रेंड उससे कहते हैं कि आखिर ये साला किसके बारे में बात कर रहा है यार। और उसके बाद शिवन कहता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, मगर बीच में ही जोसेफ कहने लगता है कि प्लीज यार मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। और सच में भाई इसकी शक्ल की हालत तो भाई साहब क्या ही बताऊं। मगर शिवन जोसेफ की छोटी वाली उंगली पकड़कर और उसे तोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स पर कोई भी खतरा आए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रिंसिपल को भूल जाओ और करंट सिचुएशन को संभालो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। जिसके बाद हमें जोसेफ की हालत देखने को मिलती है, जिसको तो भाई साहब इसको तो एकदम कुत्ता बना दिया है शिवन ने। और उसके बाद शिवन कहता है कि हान्यू की मॉम ने मुझसे कहा था कि हान्यू की जो फ्रेंड है वो मेरे बच्चों की तरह है, तो इसका मतलब तुमने मेरी मॉम को सताने की कोशिश की है। जिसके बाद शिवन काफी गुस्से में जोसेफ के सर पर लात धरते हुए कहता है कि इसका मतलब अब मैं तुम्हें क्रश करूंगा। और उसके बाद हमें बस जोसेफ की चिल्लाने और चीखने की आवाज आती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही ऑर्फनेज देखने को मिलता है जो कि हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था। उसके बाद हमें वही नन देखने को मिलती है जो कि कह रही होती है कि डायरेक्ट है, हमें कॉल आया है वो भी कोरिया से। जिस पर डायरेक्टर उससे कहता है कोरिया, वहां से कौन। जिस पर नन बताती है कि व्हाइट टाइगर वर्कफोर्स। जिस पर डायरेक्टर फोन लेते हुए कहता है कि हाँ मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ। और फिर सामने से आवाज आती है आई थिंक हमने उसको ढूंढ लिया है, द लॉस्ट लेजेंड ऑफ द डेड मिशन, कोड नेम शिन, वो कोरिया में है। और इसी के साथ यहाँ पर पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। चिंता मत करो, इसके और भी चैप्टर्स हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगा, तो कमेंट में जरूर लिख के जाना पार्ट 2 प्लीज। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर देना।